हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी फ्रॉम सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। अब सिंस द अडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैव बीन वेरियस अमेंडमेंट्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब ये फर्स्ट से लेके जो हमारे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स थे, जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं, वो आपके जुडिशरी प्रीलिम्स में, मेंस में, इवन आपके जो बाकी स्टेट एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज के साथ पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, और मैं ऐसी ही वीडियोस हर वीक लेके आती हूँ। सो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस यू नीड मोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज एक्चुअली अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जब हम कोई पार्लियामेंट होती है, कोई चेंज लाना चाहती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाम का बिल वो लाती है हमारी लोकसभा में, हमारे हाउस ऑफ पीपल्स में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज करता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन दिया गया है या कोई नया प्रोविजन ऐड करना हो उसके लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट को ये पावर दी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द प्रियम्बल। अब इस पावर में, सिंस इट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सोच समझ के पावर्स दी हैं किसी भी, अगर लेजिस्लेटिव बॉडी है किसी भी अथॉरिटी को, तो उसके साथ उन्होंने एक लिमिटेशन भी दी है। एंड दैट लिमिटेशन इज, जो हमारी जुडिशरी ने थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ले डाउन की है इन 1973, दैट इज द केशवानंदा भारती केस में, दैट इज कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रियम्बल एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन थी वो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में ले डाउन की गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी पार्ट को अमेंड कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास है, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। सेकेंडली वी कैन टॉक अबाउट जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के लिए। कुछ रिस्ट्रिक्शंस को हटा के जो पार्लियामेंट है वो किसी सिटीजन की फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती। ये सब जो चीज़ें हैं हमारी, वो आ जाती हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। तो पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब जो हमारी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, तो मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है अलॉन्ग विद सम बैकड्रॉप कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी, सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और साथ में ऑल्सो द मेजर हैं, मेजर चेंजेस कौन कौन से थे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अब सिंस जब एक अमेंडमेंट आती है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पर हमें स्पेसिफाई करने हैं वो चेंजेस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द कंट्री। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी जब पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आफ्टर आर इंडिपेंडेंस, अगर एक ब्रीफ बैकड्रॉप मैं आपको दूं, तो वी ऑल नो कि ज़मींदारी सिस्टम, इंटरमीडिएटरीज वगैरह बहुत ज़्यादा थे। तो गवर्नमेंट ने इन सबको हटाने के लिए हमारा लेजिस्लेशंस पास की थी, दैट इज वेरियस लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स। अब इन लेजिस्लेशंस के साथ एक प्रॉब्लम थी, ये डायरेक्टली वायलेट कर रहे थे आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन्स। तो ये जो लैंड रिफॉर्म्स के एक्ट थे वो इन डायरेक्ट वायलेशन थे इस फंडामेंटल राइट के थ्रू। तो अब ये दिक्कत इसमें आ गई, तो जो लोग थे, द पीपल हु वर देयर, द जमींदार्स, दे डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट दैट दिस इज द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन लॉज को स्ट्रक डाउन कर दिया। तो पार्लियामेंट ने इन रिस्पॉन्स, द देन गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने इन रिस्पॉन्स में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जो कि हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 था, जिसने 9th शेड्यूल ऐड किया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 9th शेड्यूल क्या था? 9th शेड्यूल ये था कि जो भी हमारे एक्ट्स होंगे, जो सेंट्रल एक्ट्स होंगे, जो भी एक्ट्स पास किए गए हैं, वो जो 9th शेड्यूल में स्पेसिफाई होंगे, दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। अब इस 9th शेड्यूल के साथ आर्टिकल 31B को भी ऐड किया गया था। इसमें कहा गया था कि
जो भी सेंट्रल लेजिस्लेशंस है जिनको 9th शेड्यूल में प्लेस किया गया है उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जो भी सेंट्रल लेजिस्लेशंस हैं जिनको 9th शेड्यूल में प्लेस किया गया है दे कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे वायलेट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो आर्टिकल 31 भी ऐड किया गया था अलॉन्ग विद शेड्यूल 9। अब उसके अलावा सिंस वी नो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज़ आर्टिकल 19 वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। अब सिंस दिस गवर्नमेंट केम इन टू पावर सो दे वर वेरी डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट पीपल हु आर राइटिंग अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस केस में जो हमारे सबसे फेमस केसेस हैं वो थे ब्रिजभूषण, रोमेश थापर, जो इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस एंड राइट ऑफ सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि येस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ द फंडामेंटल राइट एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप समथिंग फ्रॉम बीइंग पब्लिश, तो उसके रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने 3 एडिशनल ग्राउंड्स फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 3 एडिशनल ग्राउंड्स को लेके आए वो इस अमेंडमेंट के थ्रू। तो 3 एडिशनल ग्राउंड्स थे पब्लिक ऑर्डर, friendly relations with foreign states and incitement to an offense which were placed under Article 19 Clause 2 which is the reasonable restriction to Article 19 Clause 1. Secondly, Article 15 Clause 4 को ऐड किया गया था। इसमें जो हमारे सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस थे उनको एम्पावर करने के लिए स्टेट का ऊपर जो थी एक ऑब्लिगेशन थी कि येस दे कैन अडॉप्ट लॉज जिससे ये सेक्शंस जो हैं एम्पावर हों। तो ये था हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो मेजर चेंजेस थे वो ये थे इसमें। उसके बाद जो हमारा मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है वो है 24th अमेंडमेंट। अब 24th अमेंडमेंट तब आया था, 24th अमेंडमेंट आफ्टर द रूलिंग ऑफ गोलकनाथ केस के बाद आया था जो कि 1967 में हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या हेल्ड किया था? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे 3 पॉइंटर्स दिए थे। फर्स्ट था कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव अनलिमिटेड पावर विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स। इसने कहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है पर वो अनलिमिटेड नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करे, हर चीज़ को अमेंड करे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। पार्लियामेंट सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। थर्डली, अमेंडमेंट्स वुड बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ये 3 पॉइंटर्स जो थे वो गोलकनाथ केस में पास किए गए थे। अब द पार्लियामेंट वॉज नॉट हैप्पी विद दिस रूलिंग, सो उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया जिसमें उन्होंने अफर्म किया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स। तो बाय अमेंडिंग आर्टिकल 13, जो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस हुआ था, और आर्टिकल 368 जो उन्होंने ऐड किया था आर्टिकल 368 क्लॉज 3। तो पार्लियामेंट ने कहा कि हम कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स बाय अमेंडिंग आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368। अब उन्होंने ये भी कंपल्सरी किया कि प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही पड़ेगा टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब हम बात करने वाले हैं 38 और 39th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। अब ये पास हुए थे आपके 1975 में। 38th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने कहा, उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट को कॉन्क्लूसिव बता दिया, नॉन जस्टिसिएबल बता दिया। सेकेंडली उन्होंने कहा जो भी आपके प्रेसिडेंट जो हैं प्रोमलगेट करते हैं ऑर्डिनेंसेस को, वो भी कॉन्क्लूसिव है नेचर में। थर्डली उन्होंने एम्पावर कर दिया प्रेसिडेंट को टू डिक्लेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी साइमल्टेनियसली। जो भी नेशनल इमरजेंसी हो रही है वो डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस के साथ वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अब 39th अमेंडमेंट आया उसके बाद। तो 39th अमेंडमेंट कब आया था? आफ्टर इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस के बाद में आया था ये, जब इंदिरा गांधी का जो लोकसभा इलेक्शन था उनको चैलेंज किया था राजनारायण ने, सेइंग दैट इंदिरा गांधी ने फ्रॉडुलेंट मेजर्स यूज़ किए हैं टू बी इलेक्टेड। अब इसमें क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने, जब उनका ये केस चल रहा था, जब स्टेट था, तब उन्होंने ये पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया। उन्होंने इस अमेंडमेंट के थ्रू जो आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर के जो इलेक्शंस हैं उन्होंने उसको प्लेस कर दिया बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू के। तो जब उनका इलेक्शन का ये डिस्प्यूट चल रहा था तो उन्होंने पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके ये जो 4 टाइप के इलेक्शंस हैं उनको जुडिशियल स्क्रूटनी के बियॉन्ड ही प्लेस कर दिया। तो उन्होंने ऑल्सो कुछ सेंट्रल एक्ट्स थे उनको 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू, राइट। सो ये वाला ऐसे था कि 39th अमेंडमेंट ने
इनके इलेक्शन को ही जुडिशियल स्क्रूटनी के अगेंस्ट ला उस आफ्टर दिस अमेंडमेंट। अब हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट के बारे में, दैट इज़ द 42nd अमेंडमेंट, ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी आया था आपकी इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पे। तो उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया था जब इंडिया वॉज गोइंग थ्रू एन इमरजेंसी। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले हम ये पॉइंटर्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने प्रियम्बल में 3 एडिशनल टर्म्स ऐड कर दिए बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये टर्म्स थे आपके सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब इन 3 टर्म्स को इसको प्रियम्बल में ऐड कर दिया गया बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेकेंडली, उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज दैट इज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी ऐड कर दिया बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। थर्डली, उन्होंने मैंडेट कर दिया कि प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, दैट इज द कैबिनेट। जो आपकी कैबिनेट है उनके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट को एक्ट करना पड़ेगा। सेकेंडली, उन्होंने स्ट्रिक्टली कर्टेल कर दिया था उस टाइम पे जो आपकी रिट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की। एंड ऑल्सो आर्टिकल 368 क्लॉज 4 के तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू डाल दिया। तो उन्होंने एक और अमेंडमेंट लेके आया जिसमें जो भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं उनको जुडिशली जो आपके सुप्रीम कोर्ट थे, हाई कोर्ट थे, वो स्क्रूटनाइज कर ही नहीं सकते। एंड ऑल्सो उन्होंने एक और आर्टिकल ऐड किया विच इज़ आर्टिकल 31D, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटी। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट काफ़ी थ्रू फॉर अब इमरजेंसी का टाइम था, ये जब अमेंडमेंट आई थी तो काफ़ी ऑपोजिशन लीडर्स जो थे वो ऑलरेडी जेल में थे। And also provided that the laws for implementation of directive principles of जो state policies जो आपके DPSPs है वो struck down नहीं किए जाएंगे even if they are violating the fundamental rights। ऑल्सो इस अमेंडमेंट के थ्रू जो आपकी लोकसभा है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके टर्म को 5 to 6 years इंक्रीज कर दिया गया था। तो ये सारे अमेंडमेंट्स जो थे, ये सारे जो एडिशंस थे, ये आपकी 42nd अमेंडमेंट से लेके आए थे जो कि हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे मेजर क्या था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड यूज़ किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया, आर्टिकल 31D के अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको वो जेल हो सकती है। एंड ऑल्सो लोकसभा और राज्यसभा जो भी आपके लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके टर्म को भी इंक्रीज किया गया। अब आता है आपका 44th अमेंडमेंट। तो आफ्टर दिस ह्यू एंड क्राई ऑफ इमरजेंसी आपकी जनता पार्टी आई थी पावर में। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आपका 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। इसके थ्रू जनता पार्टी ने कुछ कॉम्पनसेशन देने की कोशिश करी टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कुछ पावर्स को कर्टेल करने की कोशिश करी, जो भी डैमेजेस हुए थे उनको रिपेयर करने की कोशिश करी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको रिमूव कर दिया जनता पार्टी ने एज अ फंडामेंटल राइट फ्रॉम द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब जो आपको भी पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। सेकेंडली, उन्होंने जो जुडिशियल पावर्स थी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, जो कि रिट जुरिसडिक्शन को कर्टेल किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, उन्होंने वो पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को वापस दे दी टू सम एक्सटेंट ऑल्सो। थर्ड, उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के टर्म को रिप्लेस कर दिया आर्म्ड रिबेलियन से इन द डिक्लेरेशन ऑफ आपका नेशनल इमरजेंसी। फोर्थली, उन्होंने इंश्योर किया, अब सिंस वी नो इमरजेंसी के टाइम पे सारी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गई थी, तो उन्होंने इस अमेंडमेंट के थ्रू इंश्योर किया जो आपके आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 की जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं हो सकती। अब आर्टिकल 21 की राइट क्या है कि वी हैव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन या एक पर्सन को फिर से आप एक ही क्राइम के लिए 2 बार कन्विक्ट नहीं कर सकते, ये वाली राइट्स आपके आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 के अंडर आती हैं। तो ये जो राइट्स हैं आपकी इमरजेंसी के टाइम भी वो सस्पेंड नहीं हो सकती, वो 44th अमेंडमेंट के थ्रू आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑल्सो उन्होंने ये भी मैंडेट किया कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी इंस्टेड ऑफ सिंपल मेजॉरिटी इन ऑर्डर टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी। उन्होंने ये भी मैंडेट किया कि प्रेसिडेंट इन ऑर्डर टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी उनको रिटन रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा कैबिनेट का, अगर वो इमरजेंसी डिक्लेयर करने चाहते हैं तो फिर। ऑल्सो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए प्रोसीजरल सेफगार्ड्स फॉर इम्पोजिंग अ नेशनल इमरजेंसी। जो लोकसभा और राज्यसभा के टर्म्स थे उनको वापस
जो आपके 6 ईयर्स थे उनको वापस 5 ईयर्स के थ्रू लाया गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अगर 42nd अमेंडमेंट ज़रूरी है तो 44th अमेंडमेंट और ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि जो भी 42nd अमेंडमेंट से राइट्स कर्टेल हुए थे आपकी जुडिशरी के, आपकी बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ के, सिटीजन्स के, वो 44th अमेंडमेंट के थ्रू कुछ हद तक वापस लाए गए थे। तो ये 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है जिसको हर लॉ स्टूडेंट को, इवन एज ए सिटीजन, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आता है आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया था। अब एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन क्या होता है कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं, तो उसके लिए आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 आया था। तो इन्होंने प्रोवाइडेड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन द क्राइटेरिया ऑफ डिफेक्शन। अगर कोई डिफेक्शन, इट प्रोवाइडेड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो ये आपका 52nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था और इसमें 10 शेड्यूल भी ऐड किया गया था इस रिगार्डिंग में। ऑल्सो 61st अमेंडमेंट की अगर बात करें तो आपके जब वोटर्स की एज जो 21 से 18 में रिड्यूस की गई थी, वो आपकी इसी अमेंडमेंट के थ्रू रिड्यूस की गई थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है आपका आर्टिकल 326, तो जो वोटर्स की एज थी वो 21 से 18 ईयर्स कर दी गई थी आपका 61st अमेंडमेंट 1988 के थ्रू। अब टॉकिंग अबाउट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो थे, जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। अब इसके थ्रू आपका पार्ट 9 ऐड हुआ था पंचायत के नाम से, एंड ऑल्सो 11 शेड्यूल ऐड हुआ था जिसमें सारे जो भी आपके पंचायत के फंक्शंस हैं वो सब लिस्ट आउट किए गए थे। टॉकिंग अबाउट आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, दैट इज आर म्यूनिसिपैलिटीज़, उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। अब इसमें पार्ट 9A ऐड हुआ था जिसके थ्रू म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया गया था, एंड ऑल्सो 12 शेड्यूल ऐड हुआ था जिसमें आपके सारे जो भी फंक्शंस वगैरह हैं वो लिस्ट आउट हुए थे। अब एक और अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसने एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया था फ्रॉम एज 6 to 14 ईयर्स, जो कि आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें क्या है, आपका राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आपकी फंडामेंटल राइट है। तो ये 86th अमेंडमेंट के थ्रू आया था। एंड ऑल्सो इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया था। तो अब सब्जेक्ट मैटर था चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू 6 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनकी चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 45 के जो सब्जेक्ट मैटर है इसको भी चेंज किया था। एंड थर्डली उन्होंने एक न्यू फंडामेंटल ड्यूटी इम्पोज करी थी आर्टिकल 51A के थ्रू आपके पेरेंट्स पे, आपके स्टेट पे, कि एजुकेशन एंड सपोर्ट देना चाहिए 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को, मैंडेटरी है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट अमेंडमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ स्टूडेंट्स, दैट इज़ द 99th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014। अब जजेस को अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमारा कॉलेजियम सिस्टम है, राइट? तो उससे पहले उसको हटाने के लिए 99th अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें हमारा NJAC रिक्रूट हुआ था कि वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगी। अब ये जो 99th अमेंडमेंट थी, ये it was struck down by Supreme Court in 2015, stating that it is affecting the independence of the judiciary and it is unconstitutional in nature. So that's why it was declared void and it was struck down by a Supreme Court, और आपका जो collegium system था वो वापस आ गया। Now talking about the 101st amendment, that is आपका year 2016। तो इसमें आपका goods and services tax introduce हुआ था नेशन वाइड, that is the GST। अब 2016 अमेंडमेंट से पहले जो आपके टैक्सेस थे वो आपके स्टेट और सेंटर के बीच डिवाइड होते थे। अब GST के थ्रू सेंटर टैक्स लगा सकता है, एक यूनिफाइड अप्रोच है टैक्स लगाने का, दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस अमेंडमेंट के थ्रू आपका आर्टिकल 246A, 269A और 279A इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। Another important amendment is 102nd Amendment Act of 2018। इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस किस अमेंडमेंट के अंडर सेटअप हुई थी, दैट इज आपका 102nd अमेंडमेंट ऑफ 2018। टॉकिंग अबाउट 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 विच इज़ ऑल्सो आर लास्ट अमेंडमेंट विल बी टॉकिंग अबाउट। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, रिजर्वेशंस फॉर
जो आपकी जनरल कैटेगरी है, फर्स्ट टाइम इंडिया में जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसमें जो आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की गई थी। ये इंट्रोड्यूस की गई थी आपकी 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के थ्रू। अब जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी उसमें 10% रिजर्वेशन थी फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। अब थैंक यू एवरीवन। अब हमने सारी ये अमेंडमेंट्स डिस्कस करी हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हमने जो भी हमारी मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स थे उनमें जो मेजर पॉइंट्स थे, एक बेसिक बैकड्रॉप था कि क्यों इंट्रोड्यूस की गई, वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। नाउ थैंक यू एवरीवन। फॉर मोर सच वीडियोज कीप वॉचिंग सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो what type of videos do you need from our side. Thank you so much.